नमस्कार, गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं एक फर्टिलाइज़र कंपनी की। ये फर्टिलाइज़र कंपनी पहले एक पब्लिक सेक्टर फर्टिलाइज़र कंपनी हुआ करती थी और अब ये प्राइवेट सेक्टर हाथों में है और ये देश की दूसरी सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर में फर्टिलाइज़र कंपनी है। और रिसेंटली इन्होंने मैंगलोर केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र्स का अधिग्रहण किया है और उस अधिग्रहण के बाद ये जो कंपनी है ये संभवतः देश की सबसे बड़ी फर्टिलाइज़र कंपनी बन जाएगी प्राइवेट सेक्टर में। तो इस कंपनी का नाम है पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड। आज की वीडियो में जानेंगे इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में, कहाँ से ये माल प्रोक्योर करते हैं, किस जगह ये अपने प्लांट्स में माल बनाते हैं और क्या इनकी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी है और क्या इनके प्रोडक्ट्स हैं। तो इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के अध्ययन करने का अनुरोध हमें संजय दत्ता साहब से प्राप्त हुआ है और इससे पहले भी हमारे कई दर्शक मित्र इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के अध्ययन करने का अनुरोध कर चुके हैं। तो हमेशा की तरह पहले कंपनी के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो कंपनी है इसकी स्थापना 1981 में हुई और ये एक जॉइंट वेंचर था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रिपब्लिक ऑफ नाउरू के बीच में। अब ये जो नाउरू देश है ये ऑस्ट्रेलिया के पास ओशियाना जो है ना उस वहाँ पर ये बहुत ही छोटा कंट्री है और इस कंट्री की बड़ी ही दुख भरी दास्तान है। क्यों भारत सरकार ने इस कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर किया, इसका कारण वीडियो के आगे मैं बताऊंगा। तो 12 साल बाद नाउरू ने अपना स्टेक बेच दिया और ये कंप्लीट कंपनी 1993 में पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज बन गई, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास सारा स्टेक हो गया। इसके बाद 2002 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना 80% स्टेक जो है वो ZMPPL को बेच दिया। अब ये ZMPPL जो है ये एक जॉइंट वेंचर था के बिरला के जो जुआरी ग्रुप है उसके और मोरक्को के एक कंपनी है OCP, उन दोनों के बीच में एक जॉइंट वेंचर था। तो 80% सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बेच दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास रह गया 20%। मई 2022 में कंपनी का IPO आया और गवर्नमेंट ने जो बाकी बचा हुआ अपना 20% स्टेक था वो भी बेच दिया। उसके कारण ये जो ZMPPL है ये मेजॉरिटी ओनर हो गई और लगभग 56% उस समय इसका स्टेक रह गया। तो ये जो है IPO ये 42 रुपये पर आया और ये लगभग 1.75 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ और अभी इसका भाव जो है वो लगभग 168 रुपये 168 रुपीज़ है। इस कंपनी ने 3.5 साल में जो इन्वेस्टर्स की वेल्थ है वो 4 गुनी कर दी है। बहुत ही अच्छा रिटर्न एक फर्टिलाइज़र कंपनी ने दिया है। तो अब जान लेते हैं ये कंपनी एग्जैक्टली क्या करती है। तो जैसे नाम से ही जाहिर है ये पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड जो है वो एक फर्टिलाइज़र कंपनी है। ये डाई अमोनियम फास्फेट और यूरिया और NPK फर्टिलाइज़र बनाती है। आप में से जो लोग कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये शब्दावली बहुत ही आसान होगी, लेकिन आप में से जो इस बारे में नहीं जानते हैं उसके बारे में तो हम इन फर्टिलाइज़र्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो फर्टिलाइज़र या उर्वरक जो होते हैं उनमें कुछ सर्टेन टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। उन न्यूट्रिएंट्स को एक सिंबल से, उनके केमिकल सिंबल से जाना जाता है। तो जो डाई अमोनियम फास्फेट होता है उसमें केवल 2 तरह के न्यूट्रिएंट होते हैं, वो होते हैं नाइट्रोजन और फास्फोरस। जो यूरिया होता है उसमें केवल एक न्यूट्रिएंट होता है, वो होता है नाइट्रोजन। और जो NPK होता है उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और साथ ही साथ सल्फर भी होता है। तो ये NPKS अगर है तो जिस प्रोपोर्शन में नाइट्रोजन होगा, जिस प्रोपोर्शन में P फॉर फास्फोरस होगा, जिस प्रोपोर्शन में K फॉर पोटेशियम होगा, K जो है वो पोटेशियम का केमिकल सिंबल है इसलिए K लिखते हैं, और जो S है वो सल्फर जिस प्रोपोर्शन में होगा वो प्रोपोर्शन उसमें बताया जाता है। तो NPKS अगर का प्रोपोर्शन अगर 20:20:0:13 है तो आप ये समझ लीजिए उस NPK फर्टिलाइज़र में जो है 20% जो है वो नाइट्रोजन होगा, जो 20% ही फास्फोरस होगा, जो पोटेशियम है वो 0 होगा क्योंकि नेक्स्ट डिजिट 0 है, और जो चौथी डिजिट है वो सल्फर को डिनोट करती है। तो अगर 20:20:0:13 है तो लास्ट डिजिट क्योंकि 13 है तो सल्फर का जो परसेंटेज होगा वो 13 होगा। अब अगर आप इन चारों नंबर्स को जोड़ेंगे, 20 को, 0 को और 13 को, ये
ये टोटल 100 नहीं होता है। तो जो बाकी 100 होता है, जो बाकी जो आइटम है, यानी ये टोटल हुआ 53, तो बाकी जो 47 हुआ ना, वो कुछ बाइंडर हुआ, वो कुछ इस तरह की चीज़ें हुई जो आसानी से वो जो चीज़ यानी जो फर्टिलाइज़र वो ज़मीन में आसानी से मिक्स हो जाए। तो उस तरह की जो नॉन न्यूट्रिटिव जो चीज़ें होती हैं वो रेस्ट 43% या रेस्ट 47% होती है। तो ये जिक्र रहा फर्टिलाइज़र की एक नॉमेनक्लेचर का, या नाम किस प्रकार से उनका रखा जाता है। तो इनको इस तरीके से बोलते हैं 20:20:0:13 NPKs। तो आसानी से लोगों को समझ में नहीं आता, जो इस बारे में जानते नहीं कि आखिर इसमें ये इस नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या है। अब ये रही बात थोड़ी सी फर्टिलाइज़र्स के बारे में। अब जान लेते हैं कि ये जो कंपनी है ये इसका रॉ मटेरियल क्या है। तो एक एक करके इस बात को समझेंगे कि रॉ मटेरियल ये कहाँ से प्रोक्योर करती है और क्यों प्रोक्योर करती है। दूसरा, इनका प्लांट्स कहाँ हैं और वो प्लांट्स उस जगह क्यों हैं। और जो तीसरी चीज़ है कि ये डिस्ट्रीब्यूट और सेलिंग किस प्रकार से करती है और गवर्नमेंट का इस क्षेत्र में कितना दखल है। तो पहले बात करते हैं रॉ मटेरियल की। तो इनका जो रॉ मटेरियल है ना, वो रॉक फॉस्फेट है, फॉस्फोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ़र है और अमोनिया है। तो नाम से मत घबराइए, आराम से एक एक चीज़ को समझते हैं ये क्या होता है। तो रॉक फॉस्फेट जो है वो फॉस्फोरस के लिए, जो हम फर्टिलाइज़र जैसे डाई अमोनियम फॉस्फेट बनाया हमने, तो उसके लिए अत्यंत आवश्यक है कि रॉक फॉस्फेट से वो बनता है। मतलब वो फॉस्फेटिक जो फर्टिलाइज़र है वो रॉक फॉस्फेट उसके लिए एक अत्यंत आवश्यक रॉ मटेरियल है। अब भारत की स्थिति ये है कि भारत में ये रॉक फॉस्फेट है नहीं, और ऑलमोस्ट 100% जो भारत है वो इंपोर्ट्स पर निर्भर है। और यही कारण है कि 1981 में जब इस कंपनी की स्थापना हुई तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिपब्लिक ऑफ नाउरू से के साथ एक जॉइंट वेंचर किया। अब नाउरू की जिस कहानी की हम बात करते हैं वो मैं उसके बारे में जिक्र करता हूँ। तो 1906 या 1903 में वहाँ पर एक ऑस्ट्रेलियन, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया के पास है नाउरू, तो वहाँ पे एक ऑस्ट्रेलियन जो डिस्कवरर है उसने ये देखा कि भाई यहाँ तो ज़बरदस्त रॉक फॉस्फेट है। और वहाँ से ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन के जो कंपनीज थी ना, उन्होंने दनादन एक्सप्लोरेशन करना शुरू किया रॉक फॉस्फेट का। अब ये हुआ, स्थिति ये हुई कि 1900 से 1990 के बीच में इतना ज़बरदस्त तरीके से वहाँ पर इस नाउरू में इतना ज़बरदस्त तरीके से खनन हुआ कि वहाँ पर कंप्लीट जो रॉक फॉस्फेट है ना वो ख़त्म हो गया, और कंप्लीट इकोनॉमी उस नाउरू की रॉक फॉस्फेट के ऊपर डिपेंडेंट करती थी। अब स्थिति ये है कि एक तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो गया, ज़बरदस्त माइनिंग से पर्यावरण को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा है, और वहाँ पर जो डिपेंडेंस है लोगों की वो रॉक फॉस्फेट पे थी। तो अब वहाँ रॉक फॉस्फेट हुआ नहीं, तो ऐसी स्थिति है कि वो बहुत ही गरीबी की हालत में वो कंट्री पहुँच गया। गरीबी भी हो गई और पोल्यूशन भी बहुत हो गया, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी हो गया। तो ये जो इस तरह की स्थिति जब हो जाती है तो इसको एक टर्म कहा जाता है जिसको कहा जाता है रिसोर्स कर्स या संसाधनों का अभिशाप, कि आपके पास संसाधन थे, आपने उसको ढंग से इस्तेमाल नहीं किया और आप जो है हर तरीके से जो है वो गरीबी के कुचक्र में फंस गए, एनवायरनमेंट के कारण भी और मिनरल वेल्थ जो आपने खो दी उसके कारण भी। खैर, ये बात रही नाउरू वाली बात। अब ये जो रॉक फॉस्फेट है नाउरू से नहीं आता तो कहाँ से आता? तो देखिए मिडिल ईस्ट में जो है रॉक फॉस्फेट काफ़ी है। तो ये जो कंपनी है यानी जुआरी एग्रो, जिसने जॉइंट वेंचर किया था जो ZMPPL, उसमें एक पार्ट जुआरी एग्रो और जो दूसरा पार्ट है ना वो मोरक्को की एक कंपनी है OCP, जिसका हमने जिक्र किया। तो मोरक्को से जो है OCP जो कंपनी है उससे करार करने का कारण ही ये है कि वहाँ से रॉक फॉस्फेट इनको आसानी से मिल जाए, तो इन्होंने लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट कर रखा है OCP से। दूसरा रहा फॉस्फोरिक एसिड। अब जो फॉस्फोरिक एसिड है वो आप डायरेक्ट भी प्रोक्योर कर सकते हैं और रॉक फॉस्फेट से भी बना सकते हैं। तो तीसरी चीज़ हुई सल्फ्यूरिक एसिड, चौथी चीज़ हुई सल्फ़र। तो सल्फ़र जो है ये मोल्टन यानी पिघला हुआ सल्फ़र जो है वो ONGC से प्रोक्योर करते हैं। और पांचवी चीज़ हुई अमोनिया। जो अमोनिया है वो ये प्रोक्योर करते हैं कतार की एक
स्टेट पेट्रोलियम कंपनी है, मतलब कतार के जो नेशनल कोई पेट्रोलियम कंपनी है वहाँ से ये प्रोक्योर करते हैं। और इन सब में इन्होंने जो है लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है। केवल जो फॉस्फोरिक एसिड है और सल्फ्यूरिक एसिड है ना, ये स्पॉट बेसिस पे खरीदते हैं। स्पॉट बेसिस का मतलब ये जितनी इनको आवश्यकता होती है ओपन मार्केट से खरीद लेते हैं, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि ये खुद अपना सल्फ्यूरिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड बनाने लग गए। कौन? पीपीएल वाले। तो इस कारण से ये इनको जितनी आवश्यकता होती है, ज़्यादातर आवश्यकता ये अपने बैकवर्ड इंटीग्रेशन जो इन्होंने कर रखा है वहाँ से कर लेते हैं, और जो बचता है केवल उतना ही ये स्पॉट मार्केट से परचेज करते हैं। स्पॉट मार्केट का सिंपल मतलब ये कैश मार्केट में जहाँ मिल रहा है वहाँ से ये ऑर्डर दे के मंगा लेते हैं हाथों हाथ। अब बात करते हैं इनकी प्लांट्स की। तो इनके 2 प्लांट्स हैं। अब एक प्लांट है पारादीप में, ओडिशा में, और जो दूसरा प्लांट है वो गोवा में। अब ये प्लांट्स यहाँ क्यों? इसका कारण सिंपल है, आप समझ ही गए होंगे। ये दोनों जो है ना समुद्र के तट के निकट हैं। तो जो रॉक फॉस्फेट आता है वो रॉक फॉस्फेट को इंपोर्ट करना आसान होता है, उसकी लॉजिस्टिक कॉस्ट, उसकी कॉस्टिंग कम पड़ती है। दूसरी बात ये, अगर इनको कोई एक्सपोर्ट करना है फर्टिलाइज़र तो वहाँ से भी ये आसान है उनको एक्सपोर्ट करना भी, क्योंकि समुद्र तट के पास है इसलिए वहाँ से एक्सपोर्ट करना भी आसान है। इनकी जो टोटल कैपेसिटी है वो 3 मिलियन मीट्रिक टन पर एनम है, और इसमें से ये 2.6 जो है ये डीएपी बनाते हैं और 0.4% यूरिया और एनपीके फर्टिलाइज़र से बनाते हैं। दूसरी एक अन्य बात और है कि जैसे मैंने नॉमेनक्लेचर बताया आपको कि NPKS अगर हम बोलें तो 20% जो है नाइट्रोजन, 20% फॉस्फोरस, 0% इसमें पोटेशियम और 14% जो इसमें 13% जो है वो सल्फ़र। अब कई बार फसलों को डिफरेंट तरीके के कॉम्बिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है, तो हो सकता है 10-10 और आगे इस तरीका कोई नॉमेनक्लेचर हो, अंदाजे से मैं बता रहा हूँ आपको। तो उस समय आप किस तरीके से उसका प्रोडक्शन करेंगे, तो वो प्रोडक्शन की इनकी जो लाइंस है ना, मैन्युफैक्चरिंग लाइंस, ये फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग लाइंस है। तो जिस प्रकार के प्रपोर्शन के फर्टिलाइज़र की डिमांड होती है उस तरीके के फर्टिलाइज़र प्रपोर्शन ये बहुत जल्दी तैयार कर सकते हैं। तो ये उस चीज़ को फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग लाइंस बोलते हैं। तो इनके लाइंस, मैन्युफैक्चरिंग लाइंस फ्लेक्सिबल है। अब बात करते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन की। तो जैसे मैंने बताया फास्फोरिक एसिड और जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन करके भी प्रोड्यूस करते हैं और साथ ही साथ स्पॉट मार्केट से भी परचेज करते हैं। तो इनके ये प्लांट्स, दोनों प्लांट्स में ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं और उसको बढ़ा, उस कैपेसिटी को, यानी सल्फ्यूरिक एसिड और फास्फोरिक एसिड की कैपेसिटी को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अब ये तो हुआ मैन्युफैक्चरिंग वाला पार्ट, इंपोर्ट कर लिया या आपने स्पॉट मार्केट से परचेज कर लिया, उसके अलावा आपने मैन्युफैक्चर कर दिया आपके 2 प्लांट्स में से। अब तीसरा पॉइंट रहा वो सेलिंग वाला पार्ट। तो इनके 2 बड़े की ब्रांड्स हैं, उसमें से एक है उसका नाम है जय किसान और जो दूसरा है वो है नवरत्ना। तो इनके 15 स्टेट्स में 5600 से ज़्यादा डीलर हैं, 95,000 जो है ये रिटेलर्स इनके हैं, और 95 लाख कस्टमर्स जो हैं, जो फार्मर्स हैं ना, वो इनके किसान हैं या उनके टच पॉइंट में आते हैं, कभी ना कभी इनका प्रोडक्ट उन्होंने ख़रीदा है। अब इनकी स्ट्रैटेजी, एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी की बात करूँ तो एक तो मैंने बात वीडियो के शुरू में कही कि इन्होंने मैंगलोर केमिकल एंड रिफाइनरीज़ का अधिग्रहण जो है वो किया है, और ये अधिग्रहण 16 अक्टूबर के आसपास ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब ये देश की ऑलमोस्ट नंबर 1 या वन ऑफ द लार्जेस्ट कैपेसिटी के हिसाब से वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर की फर्टिलाइज़र कंपनी बन गई है। और ये जो है इससे इनकी जो मार्केट, जो मैंगलोर जो है केमिकल एंड रिफाइनरी की प्रेजेंस जो थे साउथ इंडियन मार्केट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। तो एक तरीके से इनको डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क वैसा का वैसा मिल जाएगा। फिर एक जगह से मतलब साथ के साथ रॉ मटेरियल प्रोक्योर करेंगे, तो जिसको बोलते हैं ना सिनर्जी, वो सिनर्जी ऑटोमेटिक, इनकी सिनर्जी जो है नेचुरल सिनर्जी जिसको बोलते हैं वो डेवलप होगी। तो ये इनको फ़ायदा होने वाला है मैंगलोर केमिकल एंड फर्टिलाइज़र के अधिग्रहण करने से। दूसरा इनका जो है एक्सपेंशन स्ट्रेटजी जो केपेक्स ये कर रहे हैं वो ये है कि इनके सल्फ्यूरिक और फॉस्फोरिक
एसिड की जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन वाले प्लांट हैं उसकी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। फिलहाल जो इनकी सल्फ्यूरिक एसिड की कैपेसिटी थी वो 1.39 मिलियन मीट्रिक टन पर एनम थी, जिसको बढ़ाकर अब ये 1.9 मिलियन मीट्रिक टन पर एनम करने का प्लान इनका है। फिर फॉस्फोरिक एसिड का 0.5 मिलियन मीट्रिक टन पर एनम है, तो उसको 0.7 मिलियन मीट्रिक टन पर एनम जो करने का इनका इरादा है। अब इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस ख़त्म हो गई। दूसरी बात ये, उसको जो आपको मार्जिन देना होता है वो मार्जिन ख़त्म हो गया, वो एक्स्ट्रा मार्जिन आपको प्राप्त होगा। अब स्ट्रेंथ की बात करूँ तो देखिए, डोमिनेंट जो मंगलोर रिफाइनरी के अधिग्रहण के बाद तो ये बहुत ही इनकी मार्केट पोजीशन डोमिनेंट हो गई है। दूसरी बात ये, सप्लाई चेन सिक्योर्ड है क्योंकि इन्होंने सब रॉ मटेरियल के लिए लॉन्ग टर्म सप्लाई एग्रीमेंट कर रखे हैं। तीसरी चीज़ ये, जुआरी ग्रुप और जो ओसीपी ग्रुप है, तो दोनों ही बहुत ही शानदार कंपनीज हैं। मतलब प्रमोटर का जो बैकग्राउंड है ना, वो बहुत ही सॉलिड है। इनकी वीकनेस की बात करूं तो वीकनेस के बारे में शायद आपने अनुमान लगा ही लिया होगा, चूँकि रॉ मटेरियल जो है वो ये कम्प्लीटली डिपेंडेंट, जो रॉक फॉस्फेट है और फॉस्फोरिक एसिड है, रॉक फॉस्फेट में तो ऑलमोस्ट कम्प्लीटली डिपेंडेंट है इंपोर्ट पर, और जो फॉस्फोरिक एसिड है वो कुछ ये अपने प्लांट में प्रोड्यूस करते हैं। तो जो उसकी फ्लक्चुएशन होती है वो ये, चूँकि फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में है और गवर्नमेंट रेगुलेटेड इंडस्ट्री है फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री, तो आसानी से पास ऑन नहीं कर सकते, पहली चीज़ तो ये। और लगभग 70 से 75% जो कॉस्ट होती है फर्टिलाइज़र की, वो रॉ मटेरियल की कॉस्ट होती है। तो ये एक बहुत ही झंझट वाला काम है। दूसरी वीकनेस ये कि ये जो इंडस्ट्री है टाइटली रेगुलेटेड है गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि गवर्नमेंट इस बात को अलाउ नहीं करती कि आप फ्री प्राइसिंग कर लें और किसानों को महंगा फर्टिलाइज़र मिले। तो होता ये है कि वो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी इनको प्रोवाइड करती है, ताकि इनका जो नुकसान है, यानी जब रॉ मटेरियल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो वो अपना प्राइस, ये कंपनीज पीपीएल टाइप की जो कंपनीज हैं वो अपने प्राइस नहीं बढ़ाती हैं, बल्कि उनको गवर्नमेंट से एक कंपनसेशन सब्सिडी के रूप में प्राप्त हो जाता है। तीसरी चीज़ ये कि जो सब्सिडी, ये अपने आप में एक हेडेक है, क्योंकि गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलती है। अब वो देर से मिलेगी, जल्दी मिलेगी, कैसे मिलेगी, कब मिलेगी, ये कोई फिक्स्ड आप कह नहीं सकते, जनरली लेट ही मिलती है। एक अन्य वीकनेस है, कैपिटल इंटेंसिव नेचर है बिजनेस का। उसका कारण ये है कि रॉ मटेरियल के लिए चूँकि ये डिपेंडेंट है इंपोर्ट्स पर, तो इनको अपनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए रॉ मटेरियल एडवांस में लाके पटकना पड़ता है। दूसरी बात ये है कि जब फर्टिलाइज़र की डिमांड आती है वो एक साथ आती है, क्योंकि जब सीज़न शुरू होता है तो बहुत ज़बरदस्त डिमांड होती है, जब लीन सीज़न होता है तो डिमांड नहीं होती। तो ऐसा नहीं है कि आपने बटन दबाया और कट्टे, आपने एक बटन पे लाखों कट्टे एक साथ निकाल दिए। प्रोडक्शन इनको लगातार करना पड़ता है, और फिर जो उनकी बिक्री होती है वो एक सर्टेन सीज़न में होती है। तो इनको वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा चाहिए होता है। दूसरी चीज़ ये है कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो लगातार इनको पैसा और भी इंटरनल एक्रूवल से भी चाहिए और एक्सटर्नल सोर्सेज यानी डेट से भी ये इनकी फंडिंग की रिक्वायरमेंट है। मार्केट कैप की बात करूं तो 13,700 करोड़ का मार्केट कैप है, आरओई 14% है, डेट टू इक्विटी 1.07 है। उसका कारण मैंने आपको बताया कि कैपिटल इंटेंसिव नेचर ऑफ ऑपरेशन है और ये केपेक्स में जा रहे हैं। पी जो है 17 है और 3 साल की सेल 21% बढ़ी है, 3 साल का जो प्रॉफिट है 10% बढ़ा है। प्रमोटर के पास 57% है, एफआईआई के पास 15% है, डीआईआई के पास भी लगभग 15% और पब्लिक के पास 13% है। वीडियो को समराइज़ करूं तो कह सकते हैं प्राइवेट सेक्टर की एक बड़ी एफिशिएंट और मार्केट डोमिनेटिंग पोजीशन वाली कंपनी है। तो अगर आप फर्टिलाइज़र सेक्टर में रहना चाहते हैं या निवेश करना चाहते हैं, तो जब भी एक कोई डिसेंट करेक्शन आपको मिले तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करें कि भाई ये शेयर लिया जा सकता है या नहीं। दूसरी बात ये, मेरी नज़रों में ये शॉर्ट टर्म बैट नहीं है, यानी कि एक बार अगर आपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ कर ले भी लिया, उसके बाद ऐसा नहीं है कि आपको कोई महीने 2 महीने में रिटर्न देने वाला। अगर आपके पास 2, 3, 4 साल का पेशेंस हो तो ऐसा लगता है कि कंपनी जो है जिस तरीके से केपेक्स कर रही है उस तरीके से कंपनी की ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए। शेयर में खरीदने या बेचने की मेरी कोई राय नहीं है। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।